देखिए, आइफा के लिए मैं कहूँगा कि जितनी भी हमारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं जी। उनको मंचों द्वारा और गोष्ठियों द्वारा तो हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन मंचों पर और गोष्ठी वगैरह में लिमिटेड लोग आते हैं। जिस फील्ड के लिए, जिस समाज के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ तक वो बात नहीं पहुँच पाती। तो कुछ ऐसा करना चाहिए जो रूढ़िवादिता है या कोई सोशल क्राइसिस है, उसके लिए हमको उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। वो हमारे तक नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनको सूचना ही नहीं मिलती। ग्राउंड लेवल से जागरूकता होगी तभी ऊपर तक आएगी। नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं आइपा। आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो बात करता है कि राजनीति को प्रोग्रेसिव कैसे बनाया जाए। यानी वे सभी मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, जन सरकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उजागर कैसे किया जाए। देश में राजनीति तो होती है, लेकिन राजनीति धर्म और जात पे होती है, हिंदू और मुस्लिम पे होती है। राजनीति विकास पे नहीं होती है। आइपा का मकसद है कि राजनीति हो, लेकिन विकास के मुद्दों पे हो राजनीति। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रामानंद वाजपेयी जी, जो कुष्ठ रोग से संबंधित है। तो सर, सबसे पहले आइपा के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपने भी मुझे ये अवसर दिया जी इस विषय पर वार्ता करने के लिए। जी। अक्सर देखा गया है, सुना भी गया है, खास करके वैसे लोग जो अशिक्षित लोग हैं, उसमें कुछ लोग को लेकर बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना कि वो श्रापित लोग हैं, कि श्राप उसको पड़ गया है, या फिर ऐसे बहुत सारे भ्रांतियाँ फैली हुई है। तो ये हकीकत में क्या है, थोड़ा आप इसको बताएं। देखिए, कुष्ठ रोग आज की तारीख में लाइलाज नहीं रहा, और ये कोई श्रापित नहीं है, कोई दादा लाई नहीं है, कि पुराने जन्मों का पाप नहीं है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है जो एक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। इस बीमारी के अंदर इसका जो विषाणु है वो सबसे पहले स्किन में आता है, और स्किन में आने के बाद में वहाँ पर वो एक चकत्ता निशान डाल देगा। वहाँ पर सुन्नपन होगा, बाल नहीं होंगे, पसीना नहीं आएगा। ऐसे 4-5 लक्षण जिस भी चकत्ते में होते हैं वो कुष्ठ रोग हो सकता है, जिसकी हम लोग पूरी तरह जांच करने के उपरांत इनका इलाज करते हैं, और जो ठीक हो जाते हैं समय से इलाज लेने पर उनको इसके द्वारा डिफॉर्मिटी नहीं होती। अन्यथा अगर वो इसका रोग कर इलाज टाइम पे नहीं लेंगे तो विकलांगता आ जाती है, जैसे उंगलियों का टेढ़ा होना, पलकें ना झपकना, फूड ड्रॉप हो जाना। इस तरह की भिन्न भिन्न बीमारियां होती हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो हिस्सा सुन्न होता है, अगर वो लापरवाही के कारण जल जाता है या चोट लग जाती है तो वो ठीक होने में बहुत समय लेता है, क्योंकि उस पोर्शन पर इस बैक्टीरिया के कारण ब्लड की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है। जी। समाज में एक अक्सर भ्रांतियाँ फैली हुई है कि ये जेनेटिक होती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो क्या ऐसा है सच में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी रोग नहीं है। एक्चुअल में क्या है, जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसकी कम होती है, उस पर ये एक्टिव हो जाता है। इसका बैक्टीरिया 3 से 5 वर्ष में डेवलप करता है। अगर हमारे आपके शरीर में आ जाता है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो वो उसी में डैमेज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे दादा को था या दादी को था, नाना को था, तो हमको होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, इस बीमारी से बचाव के सबसे पहले महत्वपूर्ण उपाय क्या क्या है सर? इसका देखिए, महत्वपूर्ण उपाय तो यह है कि आप अपने शरीर की निगरानी स्वयं करें। अगर आपको अपने शरीर की चमड़ी पर जो पहले से ना हो, पैदाइशी ना हो, कोई जले कटे का निशान हो, ऐसा कोई धब्बा अगर उभरता हुआ दिखाई पड़ता है आपको, तो आप उसकी जांच जरूर करवाएं नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां पर इसकी जांच मुफ्त होती है, इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है। अगर वो कुष्ठ रोग होगा तो उसको वहीं के वहीं पर दवा दे के ठीक कर दिया जाता है। जी। डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। जैसे वैसे इलाके जो काफ़ी अभी शिक्षा से पिछड़ित है, टेक्नोलॉजी से पिछड़े हैं, तो आप ऐसा कोई रंगमंच या फिर कोई ऐसा चीज़ कार्यक्रम करते हैं जिसके द्वारा उन लोगों को जागरूक किया जा सके इस रोग के प्रति? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जी। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है जो विजुलाइज देख करके उनकी समझ में आता है, वो किताबी भाषा में या भाषण में नहीं आता। जी। तो इस तरह के कई कार्यक्रम हम लोग करवाते हैं, जहाँ पर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। खासकर हमारी बहन माताएं जो इस रोग को छुपाती हैं, वो इस नाटक को देखने के बाद फिर हमारी टीम के साथ हमारे डॉक्टर्स होते हैं, उनसे कंसल्ट करती हैं, तो पाया जाता है कि हाँ, उनको कुष्ठ रोग है, और वो इलाज ले लेती हैं और ठीक हो जाती हैं। जी। अभी कोरोना का जो समय अभी है, दौर है, और अभी आने वाले वेरिएंट भी और इन ओमिक्रॉन, तो इसको लेकर बहुत सारी आपको हिदायत बरतनी पड़ती है। तो इसको आप कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, देखिए, हिदायत तो है, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय होता है जी। स्वास्थ्य के प्रति। और चूँकि ये ओमिक्रॉन और कोरोना का चल रहा है आजकल, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम प्रॉपर मास्क, सैनिटाइज़र
और दूर से अपना बात करके उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे देते हैं। और ऐसा नहीं है, अगर बाई दी वे मरीज को छूना भी पड़ता है तो फुल प्रिकॉशंस के साथ उनको हम छूते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने RCS भी करवाई है, करीबन 32 मरीज़ों की हुई थी और वो सारे के सारे सफल रहे, बढ़िया रहे। ऐसा नहीं, उनके मरीजों के साथ भेदभाव नहीं करते हम लोग। जी, सरकार की तरफ से इसमें आपको कितना सहयोग मिल पाता है सर? सरकार की तरफ से हमको सारी मेडिसिन्स जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, सारी दवाई पट्टी, इवन जो कुष्ठ रोगी हैं इनके हम लोग पेंशन बनवाते हैं। पहले 2,500 रुपये प्रति माह थी, अब 3,000 रुपये प्रति माह हो गई है। अच्छा, इसका जो विकलांगता सर्टिफिकेट बनता है वो परसेंटेज पे नहीं बनता, वो केवल अगर लेप्रोसी पेशेंट है तो उसका विकलांग सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये नहीं कि 40% का क्राइटेरिया उसमें कंपलसरी हो, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा, इनके बच्चों की मुफ्त शिक्षा होती है। इन्हीं के बच्चों को फैज़ाबाद में ITI कॉलेज है, वहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है। और हमारे मुरादाबाद में 2 कुष्ठ आश्रम हैं जहाँ पर लगभग 120 परिवार रहते हैं जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और वो उन परिवारों को हम लोग अपने डिपार्टमेंट की तरफ से अपना दवा पट्टी, बरहम पट्टी, MCR शूज़ समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। जो भी सरकारी बेनिफिट्स मिलते हैं उन लाभार्थियों के लिए हम पूरा उनको देते हैं। एक बात बताइए कि आप तकरीबन 20-22 साल से आप इस फील्ड में हैं, तो क्या कारण है कि रजिस्टर्ड डॉक्टर की संख्या आज देश में काफ़ी कम है? देखिए, रजिस्टर्ड डॉक्टर की संख्या देश में कम है, इस चीज़ को एक तो शिक्षा का थोड़ा सा महंगा होना काफ़ी मायने रखता है। कभी कभी क्या होता है, कई लोगों में टैलेंट बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनको क्या होता है, एक मंच, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो बहुत से लोग ऐसे हैं समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई कहता है कि मैं कुष्ठ रोग पर काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन वो एक बहुत बड़ा योगदान समाज में दे देता है नाटक के जरिए, या कहीं पर कोई गोष्ठी करी, अगर उसकी गोष्ठी और नाटक करने से 2 मरीज़ भी आ जाते हैं तो इसकी बहुत बड़ी सफलता होती है कि वो 2 मरीज़ इस रोग से रोग मुक्त हो जाएंगे। जी, अभी आपने एक शब्द कहा कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाती है, तो जो डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर है तो उन डॉक्टरों को सरकार काउंसलिंग के जरिए क्यों नहीं भर्ती कर पाती है सर? देखिए, उन डॉक्टर्स के पास हम लोग अप्रोच करते हैं, सबके पास हमने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ऐसा कोई भी पेशेंट आपके पास लेप्रोसी का है, आप तुरंत उसको रेफ़र कर दीजिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल, जहाँ पर उसका पूर्ण उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। जैसे TB के कई डॉट सेंटर बने हैं तो वहाँ से पेशेंट रेफ़र होकर आते हैं तो पता लग जाता है कहाँ पर है। तो इस तरह से डॉक्टर से कह रखा है, यहाँ डॉक्टर 2-3 हैं, वो लोग भेज देते हैं मरीज़, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर अच्छा जो क्या नाम एजुकेटेड पर्सन है वो इस डिजीज़ को सोचते हैं कि मतलब पता ना लगे किसी को, तो वो गुप्त रूप से अपना ट्रीटमेंट ले लेते हैं। जी, जैसे देश में मेडिकल की शिक्षा काफ़ी महंगी है, अगर कोई छात्र प्रतिभावान है फिर भी वो नहीं जा पाते हैं, तो इसके लिए सरकार की तरफ से कोई ऐसा सहयोग है जिसके द्वारा उस मेडिकल क्षेत्र में जा सके? देखिए, सरकार के द्वारा तो नहीं, लेकिन बहुत से NGOs ऐसे चल रहे हैं जिसमें आम पब्लिक से लड़के लड़कियां उसमें कार्य करते हैं। तो हम लोगों का प्रोग्राम आते हैं, वो लोग चलाते हैं। जैसे अगर कहते हैं भाई कुष्ठ सर्च अभियान चलाया, तो वो हमसे हेल्प मांगते हैं कि सर हमें IC मटेरियल चाहिए सर, तो हम प्रोवाइड करते हैं। एटलीस्ट कम से कम वो ट्रेंड तो हो जाते हैं कि लेप्रोसी पेशेंट कौन सा है, समाज में कौन सा घूम रहा है, उसको देख करके वो डायग्नोस करके हमारे पास भेज तो सकते हैं कम से कम। इतना बेनिफिट। देखिए, अगर किसी को कुछ करना है तो रास्ते वो खुद बना सकता है, ऊपर वाला भी उनका साथ देता है, और जिसको नहीं करना तो नहीं करना। सीधी। आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर की सुरक्षा की अगर बात करें तो डॉक्टर कितने सुरक्षित है इस देश में? देखिए, डॉक्टर तो आज की डेट में 100% जो है बिल्कुल समझ लीजिए भाले की नोक पे बैठे हुए हैं। जी, पहले भी कोरोना काल आया, इसमें जहाँ तक मेरी नॉलेज में है जितने भी मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे वही सब लोग इन्वॉल्व रहे। प्राइवेट डॉक्टर्स कुछ आए लेकिन उनका क्या था, वो बहुत दूर से पूरा डिस्टेंस मेंटेन करके करा उन्होंने, लेकिन सरकारी सुविधा बिल्कुल प्रॉपर मिली सबको। एक एक वर्कर सरकारी, चपरासी से लेकर स्वीपर से लेकर डॉक्टर तक रात दिन इन लोगों ने मेहनत करी, और जिसका शायद ऊपर वाले ने नतीजा भी ये दिया कि हमारे उत्तर प्रदेश में कैजुअलिटीज़ हुई लेकिन एज़ कंपैरिजन अदर स्टेट्स के अपेक्षा कम हुई। जी, आप एक योग्य डॉक्टर हैं और अभी ओमिक्रॉन आने वाले हैं, तो कोई ऐसा आपके पास रणनीति है जिसके तहत इसको बचाया जा सके पूरे हद तक इस शहर को? देखिए, ऐसा है, इसमें सबसे बड़ा सहयोग तो आम जनता का ही होगा। टेलीविज़न पर वैसे भी एडवर्टाइजमेंट होता है कि आप मास्क लगा के रहिए, भीड़ वाले एरिया में दूर जाइए, सैनिटाइज रखिए, दूर से हाथ मिलाइए,
हाथ नहीं मिलाना, मतलब सॉरी, हाथ जोड़िए। अब ये प्रिकॉशंस अगर जनता लेगी तो इस चीज़ से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है, लेकिन अगर इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देंगे अभी क्या होगा, वो चीज़ गलत है। ये नहीं मानना चाहिए। उस परिवार से, उस व्यक्ति से पूछो जो इस दौर से गुजरा है। जिसको नहीं हुआ वो तो अपने आप को शेर समझ रहा है। लेकिन वहाँ तक मेरी भी राय है कि सब लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। ठीक है, मेडिकल सुविधा है, सब कुछ है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को बुलावा दें, आ बैल मुझे मार। राजनीति में आजकल देखा गया वैक्सीन को लेकर राजनीति हो रही है। कोई पार्टी कह रही है कि वैक्सीन सही है, कोई पार्टी कह रही है कि वैक्सीन गलत है। वास्तव में आप डॉक्टर हैं, आप वैक्सीन के बारे में फ़ायदे और नुकसान जानते हैं, तो क्या आम जनता को वैक्सीन लेना सही रहेगा, उचित है? देखिए, आम जनता को वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग इस रोग से बचाव कर सकते हैं। और जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई, काफ़ी वैक्सीनेशन हुआ, आप लोग देख भी रहे होंगे आज की डेट में। कोरोना इफेक्टिव है लेकिन जानलेवा नहीं है, अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन इससे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और मैं तो यही अपील करूंगा कि कोई भी व्यक्ति किसी की बातों में ना आए, अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का ध्यान रखे और वैक्सीन समय से लगवा ले, जिससे कि वो अपने शरीर के साथ साथ अपने साथ के, अपने परिवार की भी सेवा कर सके। जी, एक और सवाल होता है मास्क के ऊपर कि सिंगल मास्क लगाए या डबल मास्क, तो कौन सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, कौन सी मास्क है? देखिए, मास्क कोई भी हो, अगर आपने एक बार मास्क लगा लिया तो बार बार उसको हाथ से छू के ऊपर नीचे मत करिए, क्योंकि अगर 1% कोरोना वायरस है उस पर, आप हाथ लगाते हो, किसी से बात करो, नीचे कर लिया, फिर ऊपर कर लिया, तो बैक्टीरिया आपके हाथ पे आ गया। तो इस चीज़ से प्रिकॉशन लेना है। डबल से कोई मतलब नहीं है। जो ट्रिपल लेयर मास्क है वो सबसे बढ़िया और सबसे सेफ़ है। जो आदमी कहे हमने तो कपड़े का बनवा लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ऐसा नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अंत में मेरा एक सवाल है आईपा की तरफ से, जिस मुहिम से हम आपसे बात कर रहे हैं, ये बेसिकली आप जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, राजनेता, उनके विचार जानते हैं और आम जनता तक पहुंचाते हैं विचारों को, तो इस आईपा के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, आईपा के लिए मैं कहूँगा कि जितनी भी हमारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं जी उनको मंचों द्वारा और गोष्ठियों द्वारा तो हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन मंचों पर और गोष्ठी वगैरह में लिमिटेड लोग आते हैं। वो भी वो लोग आते हैं जो निमंत्रित होते हैं, लेकिन बेसिकली जिस फील्ड के लिए, जिस समाज के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ तक वो बात नहीं पहुँच पाती। तो कुछ ऐसा करना चाहिए जो रूढ़िवादिता है या कोई सोशल क्राइसिस है, उसके लिए हमको उन लोगों तक पहुँचना पड़ेगा। वो हमारे तक नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनको सूचना ही नहीं मिलती, वो इतने कैपेबल है ही नहीं। तो जब बेस लेवल, ग्राउंड लेवल से जागरूकता होगी तभी ऊपर तक आएगी। जी खास कर ये जागरूकता स्कूल्स में बच्चों को जरूर देनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आईपा के मंच पर अपने विचार साझा करने के लिए। धन्यवाद। तो यह है डॉक्टर रामानंद वाजपेयी, जो विशेष रूप से कुष्ठ रोग संबंधित है, जिन्होंने कुष्ठ रोग पे बारीकी पे गौर किया। ये उन तमाम चीज़ों के जुटला दिए जो खास करके कहते हैं अफवाह के द्वारा कि यह अफवाह है या फिर किसी श्रापित कुष्ठ रोग है। ये कहते हैं कि यह एक बैक्टीरिया है और इनको छुपाया नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, जिसके लिए ये नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करते हैं। नुक्कड़ सभा के जरिए लोगों को बताते हैं कि ये कुष्ठ रोग क्या है और कैसे इसको निदान की व्यवस्था करी जाए। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आईपा। नमस्कार।